नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की। तो दोस्तों, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग एक मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को परफॉर्म करने से पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है क्या और ये बाकी जो दूसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके की मल्टीवेरिएट टेक्निक्स होती हैं। एक तो डिपेंडेंस टेक्निक, जिसमें मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैनोवा, कंजॉइंट, कैनोनिकल स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। और दूसरी टाइप की होती है इंटरडिपेंडेंस टेक्निक, जैसे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एंड सो ऑन। तो डिपेंडेंस टेक्निक में होता क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में, और सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और उनके बीच में फिर हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है, ये बेसिकली ये रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है मल्टीपल वेरिएबल्स को। जैसे हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं और इट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंटररिलेशनशिप्स एक्सप्रेस्ड इन ए सीरीज ऑफ इक्वेशंस। और ये इसके साथ साथ क्या करता है कि जो बहुत सारे इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली ही कैलकुलेट करता है। जैसे हमारे पास अगर एक मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है, जैसे मैं ले रहा हूं उसका एक एग्जांपल, y1 इक्वल टू a1 प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3 एंड सो ऑन। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम एक बार में ही परफॉर्म करेंगे और ये बताएंगे कि किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हुआ। लेकिन इसमें हमें एक फायदा है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में, हम लोग एक ही साथ मल्टीपल इक्वेशंस को हम एनालिसिस करते हैं। और ये जो टेक्निक है इसमें दो मल्टीवेरिएट टेक्निक का यूज होता है। एक तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरा है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग परफॉर्म करने के लिए हमें दो टेक्निक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, एक तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस और एक एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। अब एक चीज इसमें और अलग है बाकी मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से, जो भी मल्टीपल रिग्रेशन जो भी मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है या तो वो डिपेंडेंस टेक्निक है, मतलब उनको हम एक बार या तो हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस को सॉल्व करें या डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को करें या लॉजिस्टिक को करें, या तो हम डिपेंडेंस टेक्निक को करें सॉल्व या इंटरडिपेंडेंस को, एक समय में एक ही टेक्निक को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल इक्वेशन में हम एक ही साथ दोनों टेक्निक का यूज करेंगे, डिपेंडेंस टेक्निक और इंटरडिपेंडेंस टेक्निक दोनों का। तो इसमें हम दोनों चीजों का यूज होगा स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में। और अब इसके बाद दोस्तों अब हम समझते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इसमें पहला है एस्टिमेशन ऑफ मल्टीपल एंड इंटररिलेटेड डिपेंडेंस इन ए सिंगल एनालिसिस। केवल एक ही एनालिसिस में मल्टीपल मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स है हमारे पास, जैसे x1 x2 x3 x4, और वो एक दूसरे से डिपेंड भी हैं, इंटररिलेटेड भी हैं। उनको हम जैसे एक कंस्ट्रक्ट दूसरे कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड है, तो एक साथ मल्टीपल जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस हैं और जो कंस्ट्रक्ट हैं डिपेंडेंस टेक हैं, उनको हम एक साथ ही साइमल्टेनियसली एनालिसिस करते हैं। अब इसके बाद हमें ये समझना है कि ये लेटेंट वेरिएबल्स क्या होता है या अनऑब्जर्व्ड कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, हमने जो अभी पढ़ा है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में बेसिकली हम कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वो भी जो भी फैक्टर्स हैं वो जिन आइटम्स का या जिन मेजर्ड वेरिएबल का या जिन क्वेश्चंस का
कोरिलेशन आपस में हाई होता है उनको क्लब करके एक हम नया नाम दे देते हैं। जैसे ये 4 क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैंने इन चारों को कंबाइन करके एक नया नाम दे दिया एटीट्यूड। तो दोस्तों ये जो इसमें हम लोग जो है लेटेंट वेरिएबल या जो अनऑब्जर्व्ड कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं ये क्लब करके एक कंस्ट्रक्ट बन जाता है और फिर ये आपस में दूसरे जो कंस्ट्रक्ट है उनमें डिपेंडेंस रिलेशनशिप होती है और उसके बेसिस पर हम इस पूरे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को टेस्टिंग करते हैं। दो चीज बहुत समझने की, एक तो ये लेटेंट वेरिएबल ये हमें पता ही है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में हमने इसको समझा है, और इस लेटेंट कंस्ट्रक्ट को हम जो शो करेंगे वो करेंगे इसको ओवल शेप में, और जो मेजर्ड वेरिएबल है इसको हम रेक्टेंगल में शो करते हैं। मेजर्ड वेरिएबल का मतलब है कि क्वेश्चंस जो भी, जैसे भी ये हमारे पास है x1 x2 x3 x4 ये क्वेश्चंस है, और जब इनको क्लब कर देते हैं तो ये कंस्ट्रक्ट आ जाता है। तो बेसिक डिफरेंस जो है लेटेंट कंस्ट्रक्ट में और मेजर्ड वेरिएबल में वो यही है, मेजर्ड वेरिएबल हमारा एक सिंगल क्वेश्चन है और जब इनको क्लब कर देते हैं 4 या 5 बना के तो एक हमारा इस तरीके से लेटेंट कंस्ट्रक्ट बन जाता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है लेटेंट वेरिएबल और मेजर्ड वेरिएबल्स में वो ये है, ये सेवरल वेरिएबल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, अपने क्वेश्चंस में लेते हैं, स्टडी में लेते हैं। जैसे हमें एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए, एटीट्यूड मेजर करने के लिए ये 4 क्वेश्चंस हमने लिए, ठीक है। तो ये इनको जो है हम ओवल शेप से शो करते हैं और मेजर्ड वेरिएबल को हम लोग शो करते हैं ये रेक्टेंगल के थ्रू। अब ये जो लेटेंट वेरिएबल है ये दो तरीके का होता है, एक तो है लेटेंट ये एक्सोजीनियस लेटेंट कंस्ट्रक्ट, इट इज इक्वल टू मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब है कि ये जो है अभी हमारा, तो दोस्तों ये एक्सोजीनियस लेटेंट कंस्ट्रक्ट ये इक्विवेलेंट है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना कह के इसे हम एक्सोजीनियस, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। और ये जो एक्सोजीनियस लेटेंट कंस्ट्रक्ट है ये किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर नहीं बनता है, बल्कि ये कई सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बनता है। जैसे ये हमारा एक एक्सोजीनियस, जैसे एटीट्यूड है ये एक्सोजीनियस लेटेंट कंस्ट्रक्ट है, तो ये केवल एक वेरिएबल से मिलकर नहीं बना, ये इन चारों जो क्वेश्चंस हैं इनसे मिलकर बना है। इनको जब क्लब किया हमने तब ये बता रहा है एटीट्यूड के बारे में। बेसिकली जो अनऑब्जर्व्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है एटीट्यूड। तो हमने इन चारों क्वेश्चन से जो सेंस निकाला वो हमें पता चला कि ये जो अनऑब्जर्व्ड कॉन्सेप्ट है ये एटीट्यूड के बारे में बता रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो जो एक्सोजीनियस हैं ये सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और इसके साथ दूसरा जो टर्म हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में वो है एंडोजीनियस लेटेंट कंस्ट्रक्ट। एंडोजीनियस लेटेंट कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंट टू मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y1, y2, y3 से शो करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इनको क्लब करके जो हमने जो सेंस निकाला है अपने कंस्ट्रक्ट का वो है परचेज बिहेवियर। तो दो ही तरीके के कंस्ट्रक्ट हम इसमें यूज करेंगे, एक जो है हमारा एक्सोजीनियस होगा जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्विवेलेंट मानते हैं, दूसरा एंडोजीनियस जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह मानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज हमें और देखनी है इसमें वो है मॉडल, कि हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो हमें करनी है वो करनी कैसे, कैसे परफॉर्म करना है। ये नहीं कि हम कोई भी अपनी तरीके से क्वेश्चंस डेवलप कर ले और फिर उसमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग हम परफॉर्म करें, बिल्कुल नहीं। कोई भी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी होना चाहिए। थ्योरी के बगैर कोई भी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग को टेस्टिंग नहीं किया जा सकता, उसके रिजल्ट्स वैलिड नहीं आएंगे, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बिल्कुल कम होगी। तो इसलिए कोई भी जब भी हम कभी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को यूज करना चाहते हैं तो पहले हम थ्योरी देखेंगे
तो थ्योरी के बेस पर ही हम वो मॉडल बनाएंगे, या तो वो मॉडल हम एज इट इज ले लेंगे या उसमें हम कुछ अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, कुछ वेरिएबल्स को इंक्लूड भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मॉडल है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी। तो जैसे ये थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर है, ये जो मॉडल दिया हुआ है ये बेसिकली थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट बिहेवियर को, कि हम जब परचेजिंग करते हैं इस मॉडल के थ्रू, हम इस मॉडल की टेस्टिंग के थ्रू हम थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास ये देखिए कुछ हमारे पास एक्सोजीनियस वेरिएबल है, जैसे ये वाले हैं हमारे पास एक्सोजीनियस वेरिएबल, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म, परसीव्ड बिहेवियर, और ये हमारे पास एंडोजीनियस वेरिएबल है, परचेज बिहेवियर एंड परचेज इंटेंशन। तो ये एंडोजीनियस मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाले जो तीन वेरिएबल हैं ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं परचेज इंटेंशन को। एटीट्यूड, परचेज इंटेंशन आपकी डिपेंड है एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपकी परचेज इंटेंशन भी ज्यादा होगी, सब्जेक्टिव नॉर्म ज्यादा होगा तो भी एटीट्यूड आप परचेज इंटेंशन ज्यादा करेंगे, परसीव्ड बिहेवियर ज्यादा होगा तो ये भी। और परचेज बिहेवियर ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम एंडोजीनियस वेरिएबल कहते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में। और इसकी रिलेशन में जब हम देखेंगे तो ये वाला जो अभी जो एंडोजीनियस वेरिएबल था मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल था इन तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जब हम इसके साथ रिलेशन देखेंगे तो ये जो वेरिएबल है हमारा परचेज इंटेंशन, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, मतलब ये हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल हो गया और ये एंडोजीनियस वेरिएबल हो गया। तो ये फैसिलिटी केवल स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में ही है कि जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है या एंडोजीनियस वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल की रेस्पेक्ट में एक्सोजीनियस वेरिएबल हो जाएगा। बाकी किसी भी मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। केवल इसी में हम लोग उसको एक ही एनालिसिस में हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए काम करेगा। अब इसमें देखिए जैसे ये हम देख रहे हैं इंटरडिपेंडेंस टेक्निक, अभी हमने डिस्कस किया था कि दो ही तरीके की टेक्निक होती है। इंटरडिपेंडेंस टेक्निक जैसे ये हमारी कोरिलेशन, इसमें दोनों कंस्ट्रक्ट के बीच में कोरिलेशन या कोवेरिएंस देख रहे हैं कि इनमें कितना कोवेरिएंस है टू कंस्ट्रक्ट के बीच में। जब भी मैं कंस्ट्रक्ट कहूं तो कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि क्लबिंग ऑफ मैनी मेजर्ड वेरिएबल, 4 या 5 क्वेश्चन से मिलके ये हमारा कंस्ट्रक्ट 1 बना है, कंस्ट्रक्ट 2 4 या 5 क्वेश्चन से मिलकर ये हमारा बना है। ठीक है, तो दोनों चीजों का यूज होगा स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में। एक तो ये है आपका कोरिलेशनल रिलेशनशिप में, एक तो ये है आपका एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के इक्विवेलेंट, और ये हमारा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के इक्विवेलेंट है। और दो मॉडल होंगे हमारे इसमें, जो मॉडल होते हैं जैसे ये हमने मॉडल की बात की है ना, ये मॉडल, तो दो तरीके के मॉडल होंगे हमारे पास, एक तो मेजरमेंट मॉडल और दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। तो ये जो हमारा मॉडल है जिसे हम कहते हैं, जो ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में एक मेजरमेंट मॉडल, बेसिकली मेजरमेंट मॉडल करता क्या है, जैसे ये हमारा इक्विवेलेंट टू मेजरमेंट मॉडल है, इस तरीके का और भी हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। तो मेजर जो मॉडल है हमारा, ये मॉडल हमें ये बता रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं इसमें वो कितने आपस में हाईली कोरिलेटेड हैं। ठीक है, और इन वेरिएबल्स को हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं। अब दोस्तों एक चीज और समझने की है, वो है प्री रिक्विजिट ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीजों का आइडिया होना जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस और एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का आइडिया तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ हमें कुछ चीजें और समझनी है, जैसे ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन क्या है, और ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस से डिफरेंट कैसे है, और ये पाथ मॉडल क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या है, और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस से
एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस कैसे डिफरेंस है। तो पहले इन पांचों पॉइंटों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इनको समझ जाएंगे फिर हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एक एक करके ले रहे हैं। पहले है हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की जो प्रॉपर्टी है वो सभी जानते हैं कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। y1 इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x1 x2 x3 ये हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और ये एप्सिलॉन 1 हमारा एरर टर्म है, ऐसे ही एप्सिलॉन 2 एरर टर्म है ये y2 इक्वेशन के लिए। इसी तरीके से हमारे पास y1 y2 y3 yn इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस हो सकती हैं बहुत सारी 20 25। ये डिपेंड करेगा कि हमारे मॉडल में कितने वेरिएबल्स हैं। जैसे सर्विस क्वालिटी का एक मॉडल है, जैसे उसमें टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी, तो ये जो 5 कंपोनेंट है या 5 कंस्ट्रक्ट है ये 22 क्वेश्चन से मिलकर बने हैं। तो इनको अगर हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का यही फायदा है कि इन 22 मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली एक साथ ही इनको एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये जो है पहले इसको समझ लें मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस को। जैसे ये हमने अभी पहला एक एग्जांपल लिया है इसका, ये y1 इक्वल टू बीटा 10 x0 बीटा 11 ये बेसिकली रिग्रेशन कोफिशिएंट है, बेसिकली कोरिलेशन बिटवीन दी y1 एंड x1। ठीक है, इसको हम ऐसे ही हम ये x2 के लिए बीटा 1 x3 के लिए बीटा 1 3। अब ये देखिए जो y1 है y1 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन डिपेंड कर रहा है इसको x0 वेरिएबल, और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कितना है इसमें बीटा 10। ठीक है, ये बेसिकली इनके बीच का कोरिलेशन है। ऐसे ही ये y1 डिपेंड हो रहा है किससे x1 वेरिएबल से। जितना x1 वेरिएबल ज्यादा होगा y1 की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। फिर ये जो है y1 डिपेंड है ये है x2 से और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है बीटा 12। ऐसे ही y1 डिपेंड है x3 से, इसकी वैल्यू है बीटा 13। और ये हमारा है एरर टर्म जिसे हम कहते हैं एरर टर्म एप्सिलॉन 1। ठीक है, अब जैसे इसी केस में हम देख लें कि जो ये y है ये एक हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल है बहुत सारे वेरिएबल के ऊपर। एक तो जैसे ये हमारा x1 है ओवरवेट, ओवरवेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा हाई ब्लड प्रेशर होगा। स्मोकिंग जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा उतना जो हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहे हैं तीनों वेरिएबल x1 x2 x3 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y1 है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें है देखिए y2 डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मतलब हम इसको पाथ डायग्राम की फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए हमने जो ये y2 है इसको हमने लिखा ओवल शेप में और ये जो मेजर्ड वेरिएबल है x0 x1 x2 x3 इनको हमने रेक्टेंगल की शेप में लिखा। तो अब इसमें जो y2 डिपेंड हो रहा है किससे x0 से, और ये है बीटा 20 कोफिशिएंट है रिग्रेशन कोफिशिएंट। x1 डिपेंड किसको कर रहा है या इन्फ्लुएंस किसको कर रहा है y2 को, ऐसे ही x2 इन्फ्लुएंस कर रहा है y2 को, x3 इन्फ्लुएंस कर रहा है y2 को, और एप्सिलॉन 2 हमारे पास जो है ये है एरर टर्म। तो मतलब इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में पाथ डायग्राम की फॉर्म में हमने लिखा, क्योंकि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जब परफॉर्म करेंगे तो हम पाथ डायग्राम में ही हम उन इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। जैसे दूसरा वेरिएबल क्या था y2 दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किसके ऊपर डिपेंड है एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, ज्यादा एल्कोहल लेंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है, ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, ज्यादा डायबिटिक्स होंगे तो हाई हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के। ठीक है, ये तो समझ गया हम कि
रिग्रेशन एनालिसिस क्या है। अब मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में देखिए ये हमने टू इक्वेशंस को एक साथ लिखा है। जैसे y1 अभी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y2 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एरर टर्म। अब y1 को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं x0 x1 x2 x3, तो ये एरो हमने इसी तरीके से यहाँ पे शो किया है क्योंकि ये डिपेंड हो रहा है। और y2 को भी डिपेंड कर रहा है x0 x1 x2 x3, और इनके ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा 10 बीटा 20 बीटा 11 बीटा 21, ये हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गए। अब एक सबसे बड़ी बात जो है मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में, इसमें कोई कोवेरिएंस नहीं है अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब इसके x3 का x2 का x3 के साथ, x1 का x2 के साथ, x0 का x1 के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, कोवेरिएंस नहीं है, और ना y1 और y2 के बीच में डिपेंडेंस रिलेशनशिप है। नो कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स y1 एंड y2। अब पाथ मॉडल कैसे डिफरेंट है चीजें वही पाथ मॉडल में कि जो ये y1 है और ये y2 है, पहले वाला मल्टीवेरिएट रिग्रेशन था, ये पाथ मॉडल है। इसके जो साइन है हमने गामा 11 गामा 21 इस तरीके से शो किए हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में कि देखिए y1 डिपेंड है किसके ऊपर, x1 के ऊपर, x2 के ऊपर, x3 के ऊपर। x1 भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितना है, गामा 11, और x1 y2 को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट गामा 21। इसी तरीके से x2 भी कर रहा है। और इसमें एक नई चीज हम देख रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इनमें आपस में कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2, कोवेरिएंस बिटवीन x2 एंड x3, कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x3, और इसके साथ साथ देयर इज ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन y1 एंड y2। तो ये y2 जो है, ये y2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में डिपेंडेंस रिलेशनशिप है। तो ये पाथ डायग्राम में और मल्टीवेरिएट में डिफरेंस जो था बेसिक वो यही था। अब इसके बाद जो देखिए, ये तो हमने समझ लिया पाथ डायग्राम क्या होता है। पाथ डायग्राम के बाद हमें एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का भी आइडिया होना जरूरी है। जैसे अभी हमने बात की थी कि ये जो एटीट्यूड टुवर्ड फैक्टर्स, फैक्टर एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है कि हम स्टैटिस्टिकल जो वैल्यूज हैं हमारी, उसके बेसिस पर किसी भी फैक्टर को हम चूज करते हैं। जैसे 3 फैक्टर हैं, आई थिंक दैट परचेजिंग ग्रीन प्रोडक्ट इज फेवरेबल, प्रोडक्ट इज गुड आइडिया और इट इज सेफ। तो इनकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। फैक्टर लोडिंग है बेसिकली, ये जो वेरिएबल है और इस फैक्टर के बीच में कोरिलेशन है, इस कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं, फैक्टर लोडिंग। तो ये फैक्टर 1 आ गया, ऐसे ही दूसरे वाले के लिए फैक्टर 2 आ गया। तो ये तो हमारी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है। और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में बस डिफरेंस यही है कि ये वाले जो वेरिएबल्स होंगे इनको हम जीरो मानकर चलते हैं। जैसे इसमें तो हाई कोरिलेशन है वेरिएबल 1 का एड फैक्टर 1 के साथ, लेकिन दूसरे वेरिएबल्स के साथ ये जीरो कोरिलेशन होगा है हर एक का। ठीक है, तो इसका भी हमें यूज होता है। इनको क्लब करके हमने फैक्टर 1 बनाया, तीनों को इनको क्लब करके फैक्टर 2 बनाया। अब दोस्तों इसके साथ साथ हमें जो दूसरा एक और इसमें पॉइंट बचा है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का, या जिसे हम मेजरमेंट मॉडल भी कहते हैं, ये भी हम समझ लें। ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट 1, कंस्ट्रक्ट 2, कंस्ट्रक्ट 3, इन कंस्ट्रक्ट को हमने जीटा 1 और ये जो है जाई 1, तो ये 3 कंस्ट्रक्ट है। जाई 1 इसका नोटेशन है, जाई 2 और जाई 3। ठीक है, ये बेसिकली जो जाई 1 है ये हमारा कंस्ट्रक्ट है और इसे हम कहते हैं एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। इसमें हम कोई एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट या एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में सबको हम एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट ही मानकर चलते हैं। लेकिन जब हम टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करते हैं तब उसमें से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाले कंस्ट्रक्ट हमारा एक्सोजीनियस है, ये एंडोजीनियस है, ये एक्सोजीनियस है, या दूसरा हमारा एंडोजीनियस। तो ये बेसिकली जो हमारा ये क्वेश्चन है x1, ठीक है, ये वाला कंस्ट्रक्ट जो बना है
ये हमने दो वेरिएबल्स को लेकर बनाया है। तो ये यहाँ पर जो एरो हम देख रहे हैं, ये x1 यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा जो xi1 है ये हमारा कंस्ट्रक्ट है, और ये λ21 रिग्रेशन कोफिशिएंट, λ11 रिग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है ये डिपेंड है। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किसी को मान लीजिए डेंगी है, तो डेंगू के तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। एक होता है हाई फीवर, तो ज़्यादा डेंगू होगा ज़्यादा हाई फीवर हो सकता है, ज़्यादा डेंगू होगा दूसरा सिम्टम उसका है उसको रेसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले जो डिपेंड हो रहे हैं x1 x2 x3, ये जो एरो का मतलब यही है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारा है एरर टर्म, ठीक है। एरर टर्म, ये एरर टर्म 1 2 3 4 5, और ये आपस में जो है इनके बीच में कोवेरिएंस है जिसे हम 512 कोवेरिएंस, 523 कोवेरिएंस बिटवीन दी xi2 कंस्ट्रक्ट एंड xi3, और ऐसे ही ये कोवेरिएंस है हमारा 513, ठीक है। तो ये हमारा xi1 और xi3 के बीच में हमारा कोवेरिएंस है। एक्सोजीनियस वेरिएबल्स, जैसे हमने कहा कि मल्टीपल मेजर्ड वेरिएबल x रिप्रेजेंट दी एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट, और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट हमें कैसे मिलेगा, जो मल्टीपल मेजर्ड वेरिएबल होंगे y वाले उनको कंबाइन करके हम एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, और उसका जो साइन है, जो एक्सोजीनियस का तो हम जाई है और इसका है ईटा, एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट का जो साइन है। अब अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चरल इक्वेशन जो फुल मॉडल है उससे हम इसको समझेंगे। ये देखिए ये हमारे पास फुल मॉडल आ गया स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का। इसको आप देखिए स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को, इसमें हमारे पास देखिए ये एक तो है xi1 xi2, तो xi1 का तो मतलब है ये एक्सोजीनियस वेरिएबल है कंस्ट्रक्ट है, ये भी एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, ये अनऑब्जर्व्ड है लेटेंट कंस्ट्रक्ट। हमने बताया था ना कि लेटेंट कंस्ट्रक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्सोजीनियस जो इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे एंडोजीनियस जो इक्विवेलेंट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स के बीच में ये जो कोवेरिएंस देख रहे हैं ये तो है हमारा कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, और जब हम इनके बीच में एक कंस्ट्रक्ट की रिलेशनशिप दूसरे कंस्ट्रक्ट के बीच में देखते हैं तब वो हो जाता है हमारा डिपेंडेंस रिलेशनशिप। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन में दोनों ही चीजें यूज होंगी, मेजरमेंट मॉडल और टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जो ये xi1 है ये इस किन तीन वेरिएबल्स के मिलकर बना है, x1 x2 x3, ठीक है। और ये लैम्डा x11 लैम्डा x21 लैम्डा x31 ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन दी x1 एंड xi1, ये कोरिलेशन भी हम इसको कह सकते हैं, और ये हमारा जो है एरर टर्म है। ऐसे ही इनके बीच में जो ये है हमारा 512 ये कोवेरिएंस है, या इसे हम कोरिलेशन भी कह देते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो ईटा 1 है जो हमारा एंडोजीनियस वेरिएबल है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं दो हमारे पास, ये जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हैं xi1 और xi2 ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये जो हमारा है एंडोजीनियस वेरिएबल ये तीन जो मेजर्ड वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स से मिलकर बना है, और इसको हमने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 और बाकी को हमने जो किया है वो किया है सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस तरीके से, ठीक है। और ये अब इसमें बीटा 21 ये जो इसकी वो है रिलेशनशिप, इसमें बीटा 21 और ये ईटा 2 है। तो ईटा 2 हमारा एंडोजीनियस वेरिएबल है, लेकिन जब हम ईटा 1 और ईटा 2 के साथ रिलेशनशिप देखेंगे तो ये वाला जो अभी तक हमारा एंडोजीनियस वेरिएबल था इस रिलेशन के साथ ये एक्सोजीनियस वेरिएबल हो गया।
कहने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में ही एक इस तरीके का फायदा है कि जो अभी तक आपका एक एंडोजीनियस वेरिएबल की तरह काम कर रहा था, एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट की तरह काम कर रहा था, वही दूसरे कंस्ट्रक्ट के रेस्पेक्ट में वो एक्सोजीनियस वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो दोस्तों ये तो है एक बेसिक आइडिया हमारा स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का। आगे हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।